तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और हम हमारे राइटर तिशानी दोशी का एक्सपीरियंस पढ़ रहे थे कि जब उन्हें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ जाके वो क्या महसूस करती हैं, क्या वो देखती हैं। साथ ही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि राइटर ने हमें बताया था हिस्ट्री के बारे में कि एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के पार्ट थे, जिसे कि गोंडवाना कहा जाता था। और कैसे टाइम के साथ साथ वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, वो कैसे अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता गया। और जो ग्लोब आज हम देखते हैं, जो वर्ल्ड का मैप आज हमारे सामने है, वो मैप कैसे फॉर्म हुआ, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और हम राइटर हमें अंटार्कटिका के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं और क्या अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करती हैं, हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट। तो अब राइटर तिशानी दोशी हमें बता रही हैं कि हम ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या असर पड़ रहा है अंटार्कटिका के क्लाइमेट पे। जो अंटार्कटिका पहले था, हमने अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या चेंजेस वहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। तो वो राइटर हमसे क्या कह रही हैं कि जो मानव सभ्यता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जब गोंडवाना लैंड था, जब इतना बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, तो वो वैसा समय था जब डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स का अस्तित्व स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये जो हमारा प्लेनेट है, जो अर्थ है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और तब हम तो इस धरती पर आए ही नहीं थे, हमारा अस्तित्व तो यहाँ पर था ही नहीं। तो वो कह रही हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, यानी कि जब हमारा अस्तित्व इस धरती पे स्टार्ट हुआ था, उसको कितना समय हुआ है, लगभग 12,000 ईयर्स हुए हैं। और ये समय कैसा है, पोल्ट्री कहते हैं बहुत कम समय है। अब 12,000 ईयर्स भी बहुत कम है। क्यों कम है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो 600 मिलियन ईयर्स की बातें कर रही थी, तो उसके सामने 12,000 ईयर्स तो बहुत ही कम है। बेरली अ फ्यू सेकेंड्स। तो ये 12,000 ईयर्स का जो टाइम है, ये तो किसकी तरह है, ये मुश्किल से ही कुछ सेकेंड्स की तरह है जियोलॉजिकल क्लॉक पे। यानी कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है हमारी अर्थ की, वो इतनी पुरानी है, इतनी मिलियन ईयर्स वो पुरानी है कि 12,000 ईयर्स तो ऐसा लगता है कि कुछ सेकेंड्स की ही बात है। In a short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। आगे वो कह रही हैं कि हमें इस धरती पे आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है। इस धरती का इतिहास तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना इतिहास है हमारे इस प्लेनेट का, और हमें आए हुए बहुत कम समय हुआ है। लेकिन उस थोड़े से समय में ही हमने इस प्लेनेट पे क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा रकस कहते हैं, हमने हलचल मचा दी है। हमने इस धरती पे अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा एक तरह से सारे सिस्टम में हलचल मचा दी है। एचिंग अ डोमिनेंस। और हमने क्या करा है, हमने अपना डोमिनेंस शो किया है। डोमिनेंस कहते हैं कंट्रोल। तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम नियंत्रण करना चाहते हैं किस पर, नेचर पर। तो जो हमारा डोमिनेंस है, एचिंग कहते हैं निशान। तो हमने अपने डोमिनेंस के, अपनी पावर के, अपने कंट्रोल के निशान बना दिए हैं इस नेचर पे। और कैसे, हमारे विलेजेस के द्वारा, टाउन्स के द्वारा, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ के द्वारा। तो राइटर कहना चाह रही हैं कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं थी, उस समय जो धरती थी, उस समय जो नेचर थी, वो बिल्कुल प्योर थी और इतने अच्छे फॉर्म में वो नेचर थी। लेकिन जब से मानव सभ्यता स्टार्ट हुई है, तो हमने क्या कर दिया, हमने नेचर की जो ओरिजिनल फॉर्म था, उसको हमने उसमें हलचल मचा दी, हमने उसे ख़राब कर दिया। और हम नेचर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, हम अपनी पावर शो करना चाहते हैं। तो उसके निशान हम आज नेचर में देख सकते हैं, जब हमने जगह जगह विलेज, टाउन, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ बना दी हैं। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources। और हमने क्या किया, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन पॉपुलेशंस है, जो ह्यूमन आबादी है, जनसंख्या है, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और वो भी कैसे, रैपिड यानी तेज़ी से। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या, हमारी आबादी है, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती जा रही है। तो
तो ऐसे में क्या हो रहा है, तो हमारी आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो रिसोर्सेज हैं, जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसे हम कहते हैं स्रोत, वो स्रोत तो क्या है, लिमिटेड है। यानी कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें जीवित रहने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं रहे। जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं, हमारा नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो उस लेवल्स पे इंक्रीज नहीं हो रहे, वो तो लिमिटेड ही है। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में हम बैटल करने लग गए, हम एक तरह से लड़ाई करने लग गए, किसके साथ, अदर स्पीशीज के साथ, जो दूसरी प्रजातियां हैं उनके साथ हम एक बैटल में फंस गए। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि वो रिसोर्सेज अब हमारे लिए कम पड़ने लग गए हैं। तो ऐसे में हम जो दूसरी प्रजातियां हैं हम उनके साथ लड़ाई करने लग गए हैं, एक तरह से बैटल करने लग गए हैं। एंड the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और हमने क्या कर दिया, हम जो यूज़ करते हैं किसका, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं ईंधन। तो हम जो ईंधन जलाते हैं, हम जो ईंधन का यूज़ करते हैं, और यूज़ भी हम कैसे करते हैं, अनमिटिगेटेड कहते हैं। हमारा ये यूज़ भी कम नहीं हो रहा, बल्कि ये भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में जो पूरा वर्ल्ड है उसके चारों तरफ हमने इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है कि ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट है जिसने पूरे वर्ल्ड को ढक रखा है। तो हमने फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने हमारे एनवायरनमेंट में फैला दी है कि ऐसा लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड है इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट है जिसने इस पूरे वर्ल्ड को ढक रखा है, कवर कर रखा है। which is slowly but surely increasing the average global temperature। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने इतनी ज़्यादा फैला दी है पॉल्यूशन के द्वारा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है स्लोली, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से ही क्या हो रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर होना चाहिए, वो टेम्परेचर भी अब क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी का रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने पॉल्यूशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा फैला दी है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो स्लोली बट श्योरली इंक्रीज होता जा रहा है, और फिर वो फाइनली रिजल्ट देता है किसके रूप में, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो हम ह्यूमंस ने इस धरती पे आने के बाद नेचर के साथ इतनी ज़्यादा खिलवाड़ कर दी है, इतनी ज़्यादा हलचल हमने नेचर में मचा दी है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। तब राइटर कह रही हैं कि हमारे समय में जब कभी भी हम देखते हैं कहीं पर डिबेट हो रहा है, कहीं पे वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें सबसे हॉट टॉपिक, सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक जो होता है वो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये आज के समय में जहाँ कहीं भी स्कूल, कॉलेजेस या फिर जहाँ बड़े लोग आपस में डिबेट करते हैं, तो सबसे कॉमन टॉपिक डिबेट का आज के समय में यही है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। तो क्या क्या क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉमनली आज के समय में हमारे सामने आते हैं। हम इस बात पे डिबेट करते हैं कि क्या जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है क्या वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड। और हम इस पर भी डिबेट करते हैं कि क्या जो गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट है क्या वो डिस्टर्बेड हो जाएगा, क्या वो रुक जाएगा, क्या उसमें भी बाधा आ जाएगी। तो बच्चों गल्फ स्ट्रीम भी हमने ज्योग्राफी में आप सबने पढ़ा होगा। ये जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बहता है और ये क्या करता है, इसी के द्वारा वार्म वाटर आता है और ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी एक डिबेट का पॉइंट है कि क्या हमारे द्वारा किए गए पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गल्फ स्ट्रीम है क्या वो भी रुक जाएगी, क्या वो भी गर्म पानी जो सप्लाई करती है क्या वो भी बंद हो जाएगा।
विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। और हम इस पे भी डिबेट करते हैं कि क्या हमारी वजह से एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा विश्व का एंड हो जाएगा। यानी कि हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन करने लगे हैं, हम नेचर के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ करने लगे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है एक दिन कि ये पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। मे बी नॉट। तो इसका आंसर किसी के पास नहीं है। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है और शायद ऐसा ना भी हो। तो इसका सर्टेन एक श्योर आंसर तो किसी के पास नहीं है। हम सब डिबेट कर सकते हैं, अपने अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन जो है वो किसी के पास भी नहीं है। ईदर वे अंटार्कटिका इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। तब राइटर कह रही हैं कि चाहे इस डिबेट का आंसर कुछ भी हो, चाहे इसका आंसर यस हो कि हाँ ये दुनिया एक दिन सच में ख़त्म हो जाएगी, या फिर इसका आंसर नो हो कि नहीं ये दुनिया एंड नहीं हो सकती, तो चाहे आंसर कुछ भी हो, लेकिन एक बात जो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं वो ये है कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो इस पूरी डिबेट में एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। क्रूशियल यानी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अंटार्कटिका। यानी कि अगर ये दुनिया एंड हुई और अगर ये दुनिया बच गई तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो कर रहा है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। अब आगे राइटर कह रही हैं कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो इतना क्रूशियल, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इस पूरी डिबेट में कि दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी। चाहे आंसर कुछ भी हो, वो रिलेटेड होगा तो कहाँ से होगा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से होगा। तो अंटार्कटिका का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है, तो उसका वो आंसर दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अंटार्कटिका का रोल इतना इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि ये इकलौता ऐसा प्लेस है हमारे पूरे अर्थ पे, अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही। यानी कि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो इकलौती ऐसी जगह है पूरे अर्थ पे। एंड देयरफॉर, और इसीलिए जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो रिलेटिवली यानी कंपैरेटिवली अदर कॉन्टिनेंट से प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन कहते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी कि जो अर्थ के स्टार्टिंग में जैसा था वो कंपैरेटिवली आज भी वैसा है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और बाकी सब जगह ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई। तो ऐसे में जो इकोलॉजी पहले थी वो इकोसिस्टम आज नहीं है। हर जगह पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। लेकिन जो अंटार्कटिका है वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है इसलिए वहाँ पे व्हीकल्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो कंपेरेटिवली टू अदर कॉन्टिनेंट आज भी कैसा है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसा कि वो पहले था वैसा आज भी है। But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice। तो राइटर कह रही हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है अंटार्कटिका की वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है तो वो आज भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, बल्कि उससे भी ज़्यादा जिस पॉइंट की वजह से अंटार्कटिका इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो रीज़न क्या है कि इसमें जो आइस कोर्स है, आइस कोर्स यानी यहाँ पे जो लेयर्स हैं आइस की, हमें पता है अंटार्कटिका में सिर्फ और सिर्फ आइस है, चारों तरफ स्नो है। तो वो जो आइस की लेयर्स है उन लेयर्स में ट्रैप्ड है यानी फंसी हुई है। क्या फंसे हुई हैं, कार्बन रिकॉर्ड्स फंसे हुए हैं। ऐसे कार्बन रिकॉर्ड जो कि कितने पुराने हैं, 500,000 ईयर पुराने हैं। और वो कार्बन रिकॉर्ड हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इसी वजह से जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि इस डिबेट का आंसर चाहे कुछ भी हो, यस या नो, लेकिन जो चाहे आंसर जो भी हो वो रिलेटेड अगर होगा तो सबसे ज़्यादा रिलेटेड होगा वो किससे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। तो आगे राइटर अपनी उसी बात को कंटिन्यू कर रही हैं, अंटार्कटिका की इम्पोर्टेंस बताते हुए वो हमें कह रही हैं कि अगर हम हमारे प्लैनेट अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अगर हम एग्जामिन करना चाहते हैं और अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि हमारी अर्थ पास्ट में कैसी थी, इसका प्रेजेंट क्या हो गया, और अगर
अगर यही प्रेजेंट रहा तो फ्यूचर कैसा होगा। अगर हम इस बात पे स्टडी करना चाहते हैं, इस बात को एग्जामिन अगर हम करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट प्लेस ये करने के लिए अगर कोई है इस पूरे वर्ल्ड में तो वो प्लेस है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। Students on Ice, the program I was working with on the Shokleski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। तो आगे वो कह रही हैं कि Students on Ice, अब हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इन्होंने कहा था कि एक रशियन शिप था जिसका नाम था एकेडमिक शोकलेस्की, ये उसमें बैठ के अंटार्कटिका तक गई थी। तो ये क्यों गई थी अंटार्कटिका, तब उसका रीज़न ये बता रही हैं। तो एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो ये जो प्रोग्राम था, जो हमारी राइटर हैं तिशानी दोशी, वो इसी प्रोग्राम के लिए काम कर रही थी और इसीलिए वो कहाँ गई थी, शोकलेस्की में बैठ के अंटार्कटिका गई थी। तो अंटार्कटिका एक प्रोग्राम के लिए गई थी और इस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। और इस प्रोग्राम का जो एम था, इस प्रोग्राम का जो पर्पस, जो उद्देश्य था, वो क्या था, टू डू एग्जैक्टली दिस। उसका उद्देश्य बिल्कुल यही करना था। क्या करना, जो हमने ऊपर पढ़ा था, अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की स्टडी करना। तो वो जो एक पूरा ग्रुप था, स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप था और प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स को लेकर अंटार्कटिका ले जाया गया था ताकि वो स्टडी कर सके, समझ सकें अपने प्लैनेट को, अपनी हिस्ट्री समझ सकें, प्रेजेंट समझ सके और अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सके। इसी प्रोग्राम के लिए वो वहाँ पर गई थी। बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, और इस प्रोग्राम में क्या किया जाता था, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे उन्हें ले जाया जाता था कहाँ पर, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड का जो एंड पॉइंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, वहाँ ले जाया जाता था। और उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाता था, प्रोवाइड कहते हैं उपलब्ध कराना, और फिर स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराई जाती थी अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं अवसर। तो उन स्टूडेंट्स को ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाते थे जो कि इंस्पायरिंग और एजुकेशनल अवसर थे, और ऐसे अवसर जिसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर यानी डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर, और हमारे प्लैनेट यानी अर्थ के लिए एक रिस्पेक्ट को वो डेवलप कर पाएंगे। तो बच्चों, राइटर ये कहना चाह रही हैं कि एक प्रोग्राम चला करता था स्टूडेंट्स ऑन आइस, और इस प्रोग्राम में जो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता था और उन्हें इस वेसल में, इस शिप में बैठा के, जिसका नाम था एकेडमिक शोकलेस्की, इसमें बैठा के अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ले जाया जाता था ताकि वो वहाँ जाके हमारे अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान सके और एक अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, अपने प्लैनेट, अपने अर्थ के लिए एक रेस्पेक्ट क्रिएट कर सके और उन्हें एक अवसर मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक एजुकेशनल और इंस्पायरिंग अपॉर्चुनिटी उनको मिले। और तो जो राइटर हैं वो भी इसी प्रोग्राम का एक पार्ट थी और इसी प्रोग्राम के लिए वो वहाँ पर गई थी। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। तो आगे वो बता रही हैं इसी प्रोग्राम के बारे में। वो कह रही हैं कि ये जो ऑपरेशन, ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये प्रोग्राम 6 ईयर से चल रहा था। एवरी ईयर ये प्रोग्राम होता था, एवरी ईयर कुछ सेलेक्टेड बच्चों को वहाँ ले जाया जाता था। और ये जो प्रोग्राम था ये कौन चलाया करता था, एक कैनेडियन व्यक्ति थे, कनाडा के रहने वाले थे, जिनका नाम था जियोफ ग्रीन। वो इस प्रोग्राम के हेड थे, वो इस प्रोग्राम को चला रहे थे। और उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया था, इसलिए किया था क्योंकि वो टायर्ड हो गए थे, वो थक गए थे क्या करते करते। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सेलिब्रिटीज़ यानी जो बहुत ही फेमस होते हैं, फिर चाहे वो फेमस राइटर हो, पॉलिटिशियंस हो, फिल्म स्टार्स हो, तो जो भी अपने फील्ड में बहुत फेमस होते हैं, लोग उनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो जिनका बहुत बड़ा नेम और फेम होता है वो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। तो ये जो जियोफ ग्रीन है, ये पहले क्या किया करते थे, ये पहले सेलिब्रिटीज़ को कार्टिंग यानी ले जाया करते थे, कहाँ पे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और जो रिटायर्ड हो चुके हैं यानी कि जो बहुत
बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स थे पहले, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं, जो बहुत ही रिच हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर जो क्यूरोसिटी सीकर्स हैं, जिनके मन में क्यूरोसिटी है नई नई जगह जाने की, एक्सप्लोर करने की। तो जो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को वो कहाँ ले जाया करते थे पहले? अंटार्कटिका ले जाया करते थे। लेकिन फिर वो उनको ले जाते थक गए थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो सारे लोग हैं, चाहे वो क्यूरोसिटी सीकर्स हो, रिच हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, रिटायर्ड हों, ये सब क्या कर सकते हैं? ये अंटार्कटिका जाकर अगर देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो ये गिव बैक तो करेंगे इस नेचर को, ये नेचर को वापस लौटाएंगे। लेकिन कैसे लौटा सकते हैं? ये एक लिमिटेड वे में लौटा सकते हैं, यानी कि ये नेचर की हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी हेल्प सिर्फ लिमिटेड होगी। ये सब मनी दे सकते हैं, ये चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। तो इनकी जो हेल्प है नेचर के लिए, प्लैनेट के लिए, वो हेल्प तो कैसी होगी? लिमिटेड होगी। With students on ICE, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। तो ये जो कैनेडियन व्यक्ति है जियोफ ग्रीन, ये पहले क्या किया करते थे? ये पहले एवरी ईयर कुछ सेलिब्रिटीज़ को सेलेक्ट किया करते थे और उन्हें अंटार्कटिका ले जाते थे और वहाँ उनको अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताते थे। उन्हें समझाते थे कि अगर हमने अपना पॉल्यूशन कम नहीं किया, अगर हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, तो हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है? ये अर्थ शायद एंड भी हो जाए। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जो बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, जो बहुत रिच हैं, वो मदद तो कर सकते हैं नेचर के लिए, लेकिन उनकी मदद सिर्फ लिमिटेड होगी। वो सिर्फ रुपए दे सकते हैं, सिर्फ डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, जिसके द्वारा वो हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वहाँ लेके जाते थे, तो क्या होता था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं? फ्यूचर जनरेशन होती है। यही स्टूडेंट्स बड़े होकर हमारी कंट्री का फ्यूचर बनेंगे, और फिर ये क्या बनेंगे? पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। यानी कि ये बड़े होकर अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे, और कुछ पॉलिटिशियंस बन जाएंगे, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो जब ये बड़े होंगे, अपनी जनरेशन में जब पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तो वो चाहते थे कि ऐसे बच्चों को वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करे, और एक ऐसी एज पे, यानी कि जो एज होती है स्टूडेंट्स की, हाई स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं, उनकी जो एज होती है वो ऐसी एज होती है जब वो बिल्कुल रेडी होते हैं, पूरी तरह से तैयार होते हैं क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब करते हैं किसी चीज़ को समझना। तो वो किसी भी नई चीज़ को बहुत ईजिली समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कर सकते हैं? वो उस चीज़ के लिए एक्ट कर सकते हैं। तो जो जियोफ ग्रीन थे, ये पहले तो सेलिब्रिटीज़ को ले जाया करते थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि सेलिब्रिटीज़ हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी हेल्प सिर्फ लिमिटेड होगी। तो अगर एक्चुअल में हमें इस धरती को बचाना है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स हैं, हाई लेवल स्टूडेंट्स हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जो एक ऐसी एज में हैं जहां वो चीज़ों को समझ भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो एक्ट भी कर सकते हैं। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अब बड़े होने वाले हैं, और बड़े होके ये हमारे देश का फ्यूचर बनेंगे, पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। तो अगर ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ले कि हम किस तरह से अपने प्लेनेट को नष्ट कर रहे हैं, और अगर हमने अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं सुधारा तो ये धरती शायद एंड भी हो जाए। तो अगर ये एक्सपीरियंस उन्हें स्टूडेंट्स ने कर लिया, तो जब वो बड़े होंगे, पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तो फिर वो उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर जियोफ ग्रीन ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। अब राइटर कह रही हैं कि जो प्रोग्राम था, कौन सा? स्टूडेंट ऑन आइस, ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ था? ये 6 ईयर से चल रहा था और बहुत सक्सेसफुल ये प्रोग्राम था। तो इसकी सक्सेस का जो रीज़न था, वो रीज़न क्या था? तो कह रही हैं कि जब आप साउथ पोल जाते हो, साउथ पोल यानी कि जो हमारी एंड का बिल्कुल
बिल्कुल साउथ पॉइंट है यानी कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो जब आप साउथ पोल तक जाते हो, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक जाते हो, तो वहाँ जाके जब आप एक्चुअल में सारी चीज़ों को देखते हो, तो उसको देखने के बाद अगर आप वहाँ से अफेक्ट नहीं होगे, प्रभावित नहीं होगे, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल इसलिए था कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ तक जाते थे वो सच में अफेक्ट होके आते थे, सच में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वो लेके आते थे और वो डिटरमिन्ड होके आते थे कि हाँ, हमें सच में अब अपनी नेचर को बचाना है, अपनी धरती को बचाना है। इट्स ईजी टू ब्लास्ट अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आगे वो कह रही हैं कि जब हम अपने अपने घरों में बैठे हुए होते हैं, जब हम अपने अपने लिविंग रूम में बैठ के टीवी देखते हैं और टीवी में हम देखते हैं कि कोई न्यूज़ आ रही है कि जो पोलर आइस कैप है वो मेल्ट हो रही है, तो हम हमेशा ये चीज़ें न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं या पेपर में हम पढ़ते हैं। तो जब हम अपने अपने घरों में अपने अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बैठे हैं, तो बच्चों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगेन ज्योग्राफी में हम सब ने पढ़ा है, ये जो लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं लैटिट्यूड और ये जो मेजर लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो जब हम अपने अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे यानी कि जब हम अपने अपने घरों में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में, तो कंफर्ट जोन का मतलब वही है जब हम अपने अपने घरों में बैठ के हम टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं कि हाँ आइस मेल्ट हो रही है, हाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जब हम ये न्यूज़ सुनते हैं तो हम बिल्कुल ब्लास्ट होते हैं, यानी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, हम बिल्कुल इनडिफरेंट होते हैं, हम बस सुनते हैं और बस बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तो राइटर कह रही हैं कि जब आप अपने अपने घरों में आप ये बातें सुनते हैं तो शायद आपको फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में साउथ पोल पे आते हो, जब आप एक्चुअल में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे आते हो और आप खुद देखते हो कि जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स यानी जो बड़े बड़े आइस के पहाड़ हैं, वो क्या हो रहे हैं, रिट्रीट हो रहे हैं, वो यानी कि खिसकते जा रहे हैं, वो मेल्ट होते जा रहे हैं। और इसी तरह से जो आइस की स्लैब्स यानी जो आइस की शीट है वो भी क्या हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं, वो भी गिर रही हैं। जब ये सब चीज़ें आप खुद अपनी नज़रों से देखते हो, खुद जाके आप अपना एक्सपीरियंस करते हो, तो आप सच में रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो खतरा सिर्फ बातों में नहीं है, वो खतरा एक्चुअल में है, हमारी धरती एक्चुअल में बहुत बड़े खतरे में है। तो राइटर कह रही है कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए रहा था कि जब आप अपना एक्सपीरियंस खुद लेते हो, एक तो आप अपने घरों में बैठ के टीवी पे देख रहे हो तो आपने बस देखा और आप बस उस बात को वहीं छोड़ देते हो, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हो कि हाँ कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, आइस शीट कैसे लगातार गिरती जा रही हैं, तो आप रियलाइज़ करते हो कि अगर ये ऐसे ही गिरती रही, अगर ये ग्लेशियर्स ऐसे ही मेल्ट होते रहे तो सच में हमारा जो वर्ल्ड है वो एक दिन एंड हो जाएगा, हमारा जो प्लेनेट है एक दिन वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तब आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, हमें अभी ही इमीडिएटली स्टेप्स उठाने होंगे इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how life changes in the environment can have big repercussions। तो आगे राइटर कह रही हैं कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो कैसा है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, वहाँ कोई एनिमल्स नहीं है, ह्यूमंस नहीं है, तो बहुत सिंपल सा वहाँ का सिस्टम है। और वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका भी अभाव होता है। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? जहाँ बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, अलग अलग प्रजातियों के एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स हैं, तो हर तरह की स्पीशीज़ जहाँ होती हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन वहाँ तो लिमिटेड ही क्रिएचर्स हैं, तो इसीलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी अभाव है। तो इसीलिए अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है, बिल्कुल सही जगह
है ये स्टडी करने के लिए कि कैसे जो लिटिल चेंजेस होते हैं, कैसे हमारा एक छोटा सा चेंज भी अगर हम एनवायरनमेंट में कर दें तो उसके भी जो रिपरकशंस यानी रिजल्ट होते हैं वो कितने बड़े हो सकते हैं। तो अंटार्कटिका बिल्कुल सही जगह है ये स्टडी करने के लिए कि एनवायरनमेंट में क्या गया एक छोटा सा चेंज कितना बड़ा रिजल्ट ला सकता है। तो हम सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा ही तो पोल्यूशन हो रहा है इससे क्या हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा पोल्यूशन भी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे इकोसिस्टम में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ये हम अंटार्कटिका जाकर ही समझ सकते हैं। Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। तो आगे वो अपनी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हैं। वो कह रही हैं जो माइक्रोस्कोपिक यानी जो बिल्कुल छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पे आइस के नीचे इस तरह की छोटी छोटी सी घास पाई जाती है, इसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो कह रही हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन है ये वो घास होती है जो कि सी में पाई जाती है और यही क्या करती है जो पूरा सदर्न ओशियन है वहाँ की जो पूरी फूड चेन है उस पूरी फूड चेन को यही छोटी छोटी सी घास, और ये इतनी छोटी होती है कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। तो वैसे ये इतनी छोटी होती है साइज में, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि पूरे फूड चेन को यही छोटी छोटी सी घास ही नरिश करती है और यही फूड चेन को सस्टेन करती है, बनाए रखती है। और नरिश यानी वही इसका पालन करती है। तो ये एग्जाम्पल कि कैसे छोटी सी चीज भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन से, जो कि इतनी छोटी ग्रास होती है कि हम इसको देख भी नहीं सकते विदाउट माइक्रोस्कोप, लेकिन ये फूड चेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और पूरे फूड चेन को यही नरिश करती है और यही सस्टेन करती है। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis। तो ये important role कैसे play करती हैं तो वो आगे explain कर रही है राइटर। वो कह रही हैं कि ये जो plants होते हैं फाइटोप्लैंक्टन जो कि कैसे होते हैं सिंगल सेल्स के होते हैं, एक एक ही सेल के ये प्लांट होते हैं और ये क्या करते हैं ये सन की एनर्जी यानी सनलाइट का ये यूज़ करते हैं और क्या करते हैं एसिमिलेट यानी ये आपस में कंबाइन कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं किस किस को, कार्बन को और सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ये सनलाइट का यूज़ करते हैं और हाँ ये अपने एनवायरनमेंट में से कार्बन लेते हैं और जो सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लेते हैं, उनको आपस में एसिमिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये सारी ये बहुत ही वंडरस यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक प्रोसेस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है फोटोसिंथेसिस। हम सबने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके द्वारा प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उसी तरह से जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं लेकिन पूरे सदर्न ओशन की जो फूड चेन है वो यही कंट्रोल करते हैं, यही नरिश करते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फूड चेन की, जो कि सबसे वंडरस सबसे आश्चर्यजनक प्रोसेस है, वो प्रोसेस यही करते हैं। इतने छोटे प्लांट्स होते हैं लेकिन उस फूड चेन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो यही करते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। अब आगे राइटर कह रही हैं कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो ऑलरेडी इस बात की वार्निंग दे चुके हैं, वो हमें पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जो ओजोन की लेयर है जो हमने सबने पढ़ा है कि हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ ओजोन लेयर है जो कि सन रेज में जो हार्मफुल किरणें होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अगर जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन है उसमें जो कमी लगातार होती जा रही है, अगर वो कमी और ज़्यादा होती रही तो ऐसे में जो फाइटोप्लैंक्टन है उनकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इतने इजीली नहीं कर पाएंगी।
which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। और अगर जो फाइटोप्लैंक्टन है अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए तो ऐसे में जो कंप्लीट फूड चेन है उस पर भी असर पड़ेगा, और जो जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, मरीन यानी जितने भी वाटर में रहने वाले, सी में रहने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सब की लाइफ पे भी असर पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इसी तरह से जो पूरे विश्व का कार्बन साइकिल है उस पर भी असर पड़ेगा। तो किस तरह से ये जो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं सिंगल सेल वाले, जिन्हें हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख भी नहीं पाते, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर ओजोन लेयर इसी तरह से कम होती रही तो इन पे भी असर पड़ेगा। और अगर इन पे असर पड़ा तो जितने भी एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल्स, बर्ड्स, और जो पूरे वर्ल्ड की जो कार्बन लेयर, कार्बन साइकिल है, सब पे असर पड़ेगा। In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence। अब आगे राइटर कह रही हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन की पैराबल है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन की कहानी है, इसको समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा मेटाफर हम यूज़ कर सकते हैं। मेटाफर हमें पता है एक कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, तो एक मेटाफर के द्वारा हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। और वो मेटाफर क्या है? टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है कि आप स्मॉल थिंग्स का ध्यान रखो, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, तो बड़ी चीज़ जो है वो अपने आप संभल जाएंगी। तो अगर आपको किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उस प्रॉब्लम के जो छोटे छोटे पार्ट है आप उनसे स्टार्ट करो, आप उनको ठीक करना शुरू करो, तो फाइनली जो बड़ी प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह से फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटे से प्लांट्स होते हैं, लेकिन अगर हमने इनका भी ध्यान नहीं रखा तो सच में एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो किस तरह से छोटे से प्लांट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस बात को हम इस मेटाफर के द्वारा समझ सकते हैं कि आप छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो बच्चों, आगे चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे राइटर हमें अपना एक्सपीरियंस और क्या क्या बता रही हैं और क्या हमें समझा रही हैं, क्या इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें आगे मिलेगा, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।